तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का पुनः स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में बचा हुआ जो टॉपिक है उसको, मानव उत्सर्जन तंत्र में आज जो है हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम जो किडनी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी इंसान का नेचुरली अगर किडनी फेल हो जाए, बीमारी से किडनी खराब हो जाए, तो जिंदा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सरवाइव के लिए और ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए किस तरह से एक जो है एडिशनल आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पौधे में उत्सर्जन के लिए क्या क्रियाविधि होती है, पौधे अपना उत्सर्जन जो है कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उस चीज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है उस चीज को। जब किडनी जो है इंसान का काम करना बंद कर देता है तो उसी की विकल्प के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है किस चीज का, उसके विकल्प के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है किस चीज का, तो आर्टिफिशियल किडनी का। किसका? आर्टिफिशियल किडनी का। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी देखेंगे और आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करता है उस चीज को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पादप में जो उत्सर्जन है उस चीज को देखेंगे। ये एक छोटा टॉपिक है। उसके बाद पुनः हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है हम लोगों का, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो मूल रूप से जो किडनी है उसका क्या काम है, ब्लड को फिल्टर्ड करना। ब्लड को फिल्टर्ड करना, मान लीजिए दोनों किडनी खराब हो गया किसी भी इंसान का, तो ब्लड तो फिल्टर्ड नहीं हो पाएगा। उसके ब्लड में जो है यूरिक एसिड, यूरिया और नाइट्रोजनस पदार्थ का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा। तो बाहर से भी डिवाइस लगा के या किडनी ट्रांसप्लांट करवा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल किडनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करते हैं और उसके बाद पौधा में जो उत्सर्जन होता है उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो जब इंसान का दो प्राकृतिक किडनी जो जन्मजात पाया जाता है वो खत्म हो जाए, खराब हो जाए, नुकसान हो जाए उसका, तब उसको एक्सटर्नल किडनी लगा के फिल्ट्रेट किया जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस लगा के फिल्ट्रेट किया जाता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो कृत्रिम वृक्क, ठीक है, ये एक तरह का डायलिसिस मशीन भी होता है। आप सुने होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका डायलिसिस के द्वारा क्या होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। नहीं तो आजकल जो सबसे फेमस संत हैं प्रेमानंद बाबा, लगभग 10-15 साल से उनकी जो दोनों किडनियां हैं वो खराब हो चुकी है और उनका जो ब्लड है वो फिल्टर किया जाता है डायलिसिस के द्वारा ही, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ही। बहुत ही बड़े संत हैं आज के दौर में। भागवत मार्ग को लेके, अध्यात्म को लेके उनका जो है बहुत ही जो है प्रभावित प्रवचन होता है। आप उनसे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और उनकी दोनों किडनियां जो है फेल हो चुकी है 10-15 साल पहले, डायलिसिस के द्वारा ही वो अपने आप को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जीवित रख पा रहे हैं। तो वही डायलिसिस के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हिंदी में अपवन कहते हैं। यह एक प्रकार का डिवाइस है, ये एक प्रकार का युक्ति है, ये एक प्रकार की मशीन है। आर्टिफिशियल किडनी एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। अब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या है, अमीनो एसिड है, यूरिक एसिड है, उसके बाद यूरिया है। इन सबों को शरीर से क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा फिल्टर्ड करके। ठीक है, प्रायः यह एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन 180 लीटर, प्रतिदिन कितना, 180 लीटर ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। 180 लीटर ब्लड जो है फिल्टर्ड होता है। जब 180 लीटर ब्लड फिल्टर्ड होता है तो उससे अवशिष्ट पदार्थ कितना निकलता है, तो 2 से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। किसके रूप में, मूत्र के रूप में निकलता है। इसका एक ही रामबाण इलाज है,
कि आप जितना अधिक पानी पीजिएगा उतना आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, आप तरोताजा महसूस करेंगे। आपका जो त्वचा है वो जो है हमेशा चमकता रहेगा। कम से कम तो 5 से 6 लीटर पानी पीजिए, गर्मी के दिनों में 8 लीटर पानी पीजिए, तब आपका शरीर जो है क्या प्रॉपर वर्क कर पाएगा। जो पानी कम पीजिएगा उसको जो है किडनी संबंधित, पेशाब संबंधित परेशानी रहेगी, और लंबे समय तक अगर आप इससे जूझे तो आपके किडनी में स्टोन होने का भी जो है खतरा रहेगा। आज स्टोन होना किडनी में सामान्य बात हो गया है, बच्चों के रूठने जैसा सामान्य बात है ये। आज देखिए कि लगभग तो आपको 70-75% लोगों में किडनी में स्टोन पाया ही जाता है। क्यों पाया जाता है? उसके पीछे रीजन यही है कि आप अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी है जिसके वजह से आप पानी नहीं ले पा रहे हैं, और पानी की कमी जो है आपके अंदर ये करेगा ही, क्योंकि पानी जो है हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का काम करता है। शरीर में जो चीज भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होती है उसको तेजी से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तरलता बनाए रखता है। और जैसे ही पानी की मात्रा कम होगी तो चीजें जमा होना शुरू हो जाएगा, और किडनी में जैसे जमा होगा ज्यादा लवंश और आयंस तो क्या हो जाएगा, स्टोन का रूप जो है धारण कर लेगा। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है आपको। तो प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक दिन कितना, प्रत्येक दिन 180 लीटर ब्लड जो है फिल्टर्ड होता है, जिसमें कचरा के रूप में 2 से 3 लीटर जो है यूरिक एसिड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। शेष निस्यंदित नलिकाओं के द्वारा पुनः जो है ब्लड में चला जाता है, वोमेन संपुट के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा, और फिर वो जो है हमारे शरीर में रन करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किडनी कैसे काम करती है, सेम उसी तरह से काम करता है आर्टिफिशियल किडनी। इस चीज का क्या करना है, आपको ख्याल रखना है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लोग चलते हैं पादप में उत्सर्जन। जैसे मानवों में उत्सर्जन होता है, पशुओं में उत्सर्जन होता है, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है, जिसको पादप उत्सर्जन कहते हैं। पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का तंत्र काम नहीं करता है। पादप जो है अलग अलग शाखाओं के द्वारा, टहनियों के द्वारा, पत्तों के द्वारा, जड़ों के द्वारा क्या करता है, इस चीज को शो करता है, प्रदर्शित करता है। पत्तियां जो भी अवशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर जमा करती है, अपने आप को मुरझा के गिरा लेती है, विलगित कर लेती है। जो तना का ऊपर का कवर होता है, जिसको बार्क कहते हैं, छाल कहते हैं, वो अपने आप को अवशोषित करके, उत्सर्जित करके, अपने आप को जो है खड़ा करके दिन ब दिन क्या करता है, अपने आप को सुखा के बाहर कर लेता है। बाकी जो जड़ है, जड़ क्या करता है, मिट्टी के अंदर, सोयल के अंदर अपने उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासित कर देता है। और बाकी वाष्प उत्सर्जन के रूप में जो है जल उत्सर्जित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ अगर इससे भी ज्यादा रहा तो उत्सर्जित पदार्थ के तौर पे रेजिन, ठीक है, गोंद, ये सब पदार्थ जो है लिक्विड के फॉर्म में क्या करता है, रिसॉ होता है। जो पेड़ होते हैं उसके कहीं भी एक गांठ से, नोड से, खास करके तना से, आम के पेड़ में देखे होंगे आप, सिमर के पेड़ में देखे होंगे आप, उसके बाद बेर के पेड़ में आप देखे होंगे, इस तरह से। तो चलिए एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप जो है अतिरिक्त जल को क्या करता है, वायुमंडल में रिलीज करता है, वायुमंडल में छोड़ता है। तो पहला ये है उत्सर्जन के प्रकार में। दूसरा, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। कोशिकीय रिक्तिका में फूड वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में, उसमें क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को जमा करता है। फिर समय के हिसाब से इसको क्या किया जाता है, उस टहनी को, पत्ती को, फूल को, फल को विलगित कर दिया जाता है, जो खराब या सड़े हुए पाट के रूप में होता है। तीसरा, अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद के रूप में रेजिन, गोंद, जो हम लोगों के लिए उपयोगी है लेकिन पौधों के लिए क्या है, हानिकारक है, वो जो है निकाला जाता है, पुराने जाइलम में संचित रहता है, बार्क में नोड वगैरह से चूते रहता है। फिर है चौथा, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देता है, तो मृदा में जड़ के द्वारा उत्सर्जित होगा। तो इस तरह से पौधे भी क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उन अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और उत्सर्जित करने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को स्वच्छ बनाए रखते हैं, अपने आप को जो है निरोग रखते हैं। तो ये टॉपिक जो है उत्सर्जन का खत्म होता है। साथ ही 4 चैप्टर जो एक साथ था जे प्रक्रम में,
पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन वो आज समाप्त होता है। आज से हम लोग एक सिंगल चैप्टर को पढ़ेंगे जो जे प्रक्रम का ही हिस्सा है, जिसमें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है पहला, उसके बाद रिप्रोडक्शन है, उसके बाद जो है जेनेटिक्स है वो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में, चूंकि काफी चीज दिया गया था और हम लोग उस सब चीजों को देखें। थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन दिया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो देखिए ये है, स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है वो बताना है। ये 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आएगा, स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जाइलम यदि पौधे से हटा दिया जाए तो क्या होगा। जाइलम अगर आप हटा दीजिएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि जड़ से लेके पत्तियों तक जल पहुंचेगा ही नहीं। जल, जाइलम, फूड, फ्लोएम जो बताए थे, जाइलम नहीं रहेगा, पानी नहीं पहुंचेगा, भोजन नहीं बनेगा, पत्ते सूखेंगे, पौधा जो है पूरा का पूरा क्या होगा, मर ही जाएगा। अब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका होती है। मुख गुहा में जो पाचन होता है मूल रूप से लार के मदद से होता है। साथ ही साथ भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए लार की भूमिका होती है। चौथा, पौधे में खनिज पदार्थ और पानी के परिवहन के लिए विशेष ऊतक का नाम बताइए। तो पौधे में जो है संवहन तंत्र पाया जाता है। ये संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं के मदद से बनता है, उसको संवहन तंत्र कहते हैं, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब है इमल्सीकरण क्या है। ठीक है, पैसस बनने की क्रिया को, इमल्स बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। तो इस चीज की ध्यान रखना है, इस चीज पे ध्यान रखना है। तो ये 2, 3, 4 क्वेश्चन था 2-2 नंबर का, जो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ जा सकता है आपसे एग्जाम में। उस चीज को क्या करना है तो ध्यान में रखना है। तो आप लोग को बहुत कम ही समय बचा है एग्जाम के लिए। आप घर पे अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के पढ़िए। जो नोट्स है वो अभी जो वीडियो बना रहे हैं डायरेक्ट काम आएगा। काफी समय हो गया था, ये छुट्टी की वजह से, सरस्वती पूजा की वजह से बहुत सारा वीडियो बनना था लेकिन नहीं बना पाए, क्योंकि पूजा पाठ सभी शिक्षण संस्था में होता है, इसलिए डिस्टर्ब है। चलिए कोई बात नहीं, बचे हुए समय में हम लोग बहुत तेजी से क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और एग्जाम के दौरान भी ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। तो आज का जो ये टॉपिक है इसको यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। उन सभी लोगों को, विद्यार्थियों को जो वीडियो देखते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही बने रहिए और हम भी आपके लिए यूं ही बने रहेंगे। चलिए पुनः मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जो हम लोगों का अगला टॉपिक, अगला न्यू चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको क्या कहते हैं, नियंत्रण और समन्वय कहते हैं, उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।